Hello students, today we are going to start the topic which is projectile motion. Projectile motion एक टू डायमेंशनल मोशन है। क्यों टू डायमेंशनल मोशन है? क्योंकि जब भी किसी मोशन में ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एटलीस्ट टू डायमेंशंस चाहिए हों, तो हम बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन की। तो क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें दो डायमेंशंस चाहिए होंगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, इसलिए हम इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, 2D मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है या प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करें तो प्रोजेक्टाइल आपका वो ऑब्जेक्ट है जो कि ड्यू टू ग्रेविटी मोशन में है और जिसको कोई और फ्यूल नहीं लग रहा है उसके मोशन में, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, और इस टाइप के मोशन को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक शेप में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे कि हमने कोई पत्थर स्टोन उठा के फेंका इस टाइप से, ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे डाउनवर्ड ग्रेविटी यानी कि वेट एक्ट करेगा, तो ये सीधा नहीं जाके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, अगेन ये और नीचे आएगा, तो कंटिन्यूसली इस पे जो ग्रेविटी है डाउनवर्ड वो एक्ट कर रही है, तो इसका जो पाथ होगा वो हमेशा डाउनवर्ड सप्रेशन के टाइप में होगा। तो इसका पाथ जो है वो एक पैराबोलिक कर्व टाइप में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कोई एरो को आपने छोड़ा है तो वो भी आपका इसी टाइप से मोशन करेगा, या आपने कोई बुलेट फायर की है तो वो भी आपका इसी पाथ को फॉलो करेगा, इस टाइप के पाथ को। तो जितने भी मोशन, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के मोशन हैं जो कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हैं, वो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे। जैसे मान लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने इस टाइप से u इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया यानी कि फेंका, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस टाइप के पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ आगे जाएगा, ठीक है। अब पैराबोलिक पाथ को जब वो फॉलो कर रहा है तो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ हैं, एक एंगल मान लिया थीटा, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी u जिससे हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो एक एंगल पे है, तो इसको जैसे कि अभी इसमें हम निकालेंगे अपनी रेंज, मींस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना इसने ट्रैवल किया। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आके यहाँ पे गिर पड़ता है, ठीक है, इसका यहाँ पे फॉल हो जाता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट इज कॉल्ड रेंज एंड रिप्रेजेंटेड बाई r, okay, and the distance, vertical distance means the maximum height attained by the projectile is called height, maximum height h, okay। अब इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डेरिवेशंस होते हैं। डेरिवेशंस एक तो आपका नॉर्मल वे होता है जिसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है कि x कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो यहाँ मैं आपको कुछ इजी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप इजीली जितने भी इसके फॉर्मूले हैं वो निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लिया कि मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन को लगा दिया है, इस साइड में एक स्क्रीन लगी हुई है और इधर मैंने एक टॉर्च या कोई भी लाइट सोर्स जो है उसको लगा के रखा हुआ है जिससे कि लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। ये हमारी टॉर्च है और ये हमारा स्क्रीन है, ओके।
अब जब यहाँ से मान लिया कंप्लीटली डार्क है तो यहाँ से जो लाइट आएगी तो वो इस ऑब्जेक्ट की शैडो इस स्क्रीन पे बनाएगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसकी शैडो यहाँ बनेगी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है इस पॉइंट पे तो इसकी शैडो यहाँ बनेगी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसकी शैडो यहाँ बनेगी, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसकी शैडो यहाँ बनेगी। मीन्स ये आपका शैडो बनता जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से जब ये ऑब्जेक्ट अपनी हाइट से वापस नीचे की तरफ गिरेगा तो इसकी शैडो नीचे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में आती जाएगी। अभी जब ये ऊपर जा रहा है तो शैडो ऊपर जाएगी, और बेसिकली ये जो हाइट है वही हाइट ये भी हो जाएगी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मोशन प्योरली ग्रेविटेशन के अंडर में है तो हम यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशन को कंसीडरेशन में लेके और मोशन अंडर ग्रेविटी वाले इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और सारे जो फॉर्मूले हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मान लिया कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक आया और इसको इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा वो मान लिया टाइम कितना है हमारा t। ओके, टाइम इज t फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मीन्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मैक्सिमम हाइट। ओके, हियर वी कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। ओके, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। उसी को जब हम ग्रेविटेशन के अंडर में बोलते हैं, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंसीडरेशन में लेते हैं तो हम उसको बोल देते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। अब ये इक्वेशन जो है उसको यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ें पहले करनी है। पहला तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट हमें निकालने हैं। फर्स्ट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और इस इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा u sin थीटा। ओके, क्लियर? तो बेसिकली जब हम इस ग्रेविटेशनल मोशन को देख रहे हैं जो कि ये स्क्रीन पे चल रहा है तो इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे वो कौन सी लेंगे, ये वर्टिकल वाली u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे हम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे u sin थीटा, और क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, फिर से ये डाउनवर्ड मोशन करेगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं। मींस जो इनिशियल वेलोसिटी u है दैट इज u sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी हम ले लेते हैं v इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट? अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और देखेंगे कि हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, मोशन अंडर ग्रेविटी है यानी g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को यूज़ करें तो v इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू u के जगह पे हम रखेंगे क्या, u sin थीटा। क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस g एंड t टाइम। ओके, ये नेगेटिव टर्म को जब राइट वर्ड हम शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा gt इज इक्वल्स टू u sin थीटा। तो टाइम इज इक्वल्स टू निकल के आएगा u sin थीटा अपॉन g। ये टाइम निकल के आया कब का, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, उतना टाइम निकल के आया। लेकिन अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रहा, तब अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि t टाइम ऊपर जाने में लगा, t टाइम नीचे आने में लगा, तो टोटल टाइम कितना हुआ, डबल, मीन्स 2t।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल t, मीन्स कैपिटल T इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल t की वैल्यू वी हैव फाउंड इट अर्लियर, u sin theta upon g, u sin theta upon g. This is time of flight of the object under projectile motion, right? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी इजीली हम लोगों ने सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी लगा के टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया प्रोजेक्टाइल का। इसी तरीके से जैसे कि हमें हाइट निकालनी है तो हाइट को भी हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे हाइट को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास क्या क्या है, u हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारे पास है, और मोशन अंडर ग्रेविटी आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो हम स्मॉल g मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमारे पास में है, और हमें निकालना क्या है, हाइट। तो हमारे लिए कौन सी सबसे बेस्ट सुटेबल इक्वेशन होगी, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, बट बिकॉज इट इज़ द अपवर्ड मोशन तो g हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, मीन्स v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। ओके तो v की वैल्यू क्या है, 0, 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u क्या है हमारा, u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gh। ओके ये 0 का स्क्वायर मीन्स 0 हो गया, ये 2gh लेफ्ट साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस का, और ये आपका हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो हाइट निकली वो निकली u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। तो इस तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्या निकाल लिया, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कि मैक्सिमम हाइट ये क्या अटेन करेगा ड्यूरिंग द फ्लाइट, ठीक है। तो हमारे पास हाइट आ गई। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज निकालने के लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालने के लिए रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे आना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा। u cos थीटा जो है उसमें आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर कोई भी ऐसा आप बोले फोर्स या फिर कोई एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड मोशन में आएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे उसका कोई भी असर नहीं आएगा। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे। तो अगर हम बात करें सिंपल सा फॉर्मूला जिसमें स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है, तो इस पॉइंट से जब से इसने स्टार्ट किया है जो वेलोसिटी है इसकी हॉरिजॉन्टल वो है u cos थीटा, और वो अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट तक u cos थीटा ही बनी रहेगी, क्योंकि इसके लाइन में या इसकी डायरेक्शन के या अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी हॉरिजॉन्टल वो u cos थीटा ही बनी रहेगी, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम बना रहेगा, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं आने वाला है। तो जब कोई भी एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन में नहीं है या अपोजिट में नहीं है तो सिंपली ये कांस्टेंट वेलोसिटी है या कांस्टेंट स्पीड मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब जब कांस्टेंट होता है वेलोसिटी या स्पीड, जब स्पीड के टर्म में बात करें तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ओके। अब क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस हमारी क्या है, रेंज r इक्वल्स टू स्पीड हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पीड है हमारी u cos थीटा इनटू टाइम। टाइम हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है।
तो टाइम हमारा कितना निकला था, टाइम हमारा निकला था 2u sin थीटा अपॉन g, तो मल्टीप्लाइड बाई 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा u इंटू यू स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर को आप पहले लिख दीजिए यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे रेंज जो निकल के आई वो आई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारे बहुत ही ईजी वे में जो रेंज है या जो हाइट है या जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सारी की सारी निकल के आ गई। ओके, अब अगर हम बात करें कि भाई मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा ऑब्जेक्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यानी जो ये साइन का टर्म है इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाए तो हमारे पास हाइट की वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है। और ये साइन का वैल्यू 1 कब होगा, साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा का स्क्वायर है, तो साइन थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम यानी 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें, हाइट मैक्स, ये किस पे होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, तो एच मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 2g। तो साइन 90 की वैल्यू 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो हाइट मैक्सिमम जो आएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें रेंज की, तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि हमेशा दो एंगल्स पे सेम रेंज निकल के आती है। वो दो एंगल्स कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे जो साइन का जो रेंज का फॉर्मूला मिला हमें वो मिला यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर मान लो कि मैंने एंगल लिया 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। ठीक है, तो यहाँ 1/2 आया और यहाँ √3/2 आया, कितने पे 30 डिग्री पे। अब 1/2 इंटू √3/2 कितना होगा √3/4। अब इसका अपोजिट अगर हम मान लो 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है, अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो अगेन हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ रहा है √3/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर बात करें तो देखेंगे कि जो एक एंगल है और उस पर जो रेंज हमें मिली हुई है वही सेम रेंज बाकी सारे पैरामीटर्स को सेम रखते हुए हमें दूसरी रेंज दूसरे एंगल पे भी मिल सकती है, और वो एंगल हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है 90 माइनस थीटा। 1 इज 30 तो सेकंड कितना होगा 90 माइनस 30 मीन्स 60। ठीक है, तो अगर किन्हीं दो एंगल्स पे R1 इक्वल्स टू R2 ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है कब, इफ़ θ1 इज इक्वल्स टू थीटा एंड θ2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। इस कंडीशन में रेंजेस बराबर आ सकती हैं। अगर पहला एंगल मैंने 30 लिया है तो दूसरा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री पे हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी। अगर मान लो फर्स्ट एंगल हमने 45 लिया है तो दूसरा एंगल भी हमें 45 ही लेना पड़ेगा, 90 माइनस 45, राइट। तो ऐसे करके हम देखेंगे, या फिर मान लो फर्स्ट एंगल हमने ले लिया 50 डिग्री, ठीक है, तो दूसरा एंगल कौन सा लेना पड़ेगा 50, 90 माइनस 50 40 डिग्री। यानी इन दोनों एंगल्स पे रेंज की वैल्यू सेम आ सकती है। ठीक है, राइट।